स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। क्या होता है जब पूरी एक जनरेशन एक साथ डिसाइड कर ले बस अब और नहीं, जब करप्शन, नेपोटिज्म, पॉलिटिकल हाइपोक्रेसी एक साथ टकराते हैं, तब जन्म होता है एक मूवमेंट का। और वही मूवमेंट हमने देखी नेपाल के जेन जी मूवमेंट में, जिसने पूरा का पूरा तख्ता पलट दिया सरकार का, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर थी और नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म एक तरफ थे, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ करप्शन चल रहा था, धांधलेबाजी चल रही थी सरकार में। तो यंग किड्स ने डिसाइड किया कि अब हमें एक नई मूवमेंट की जरूरत है। और हमने देखा कि एक इंटरिम सरकार का गठन हुआ था और उसके बाद से व्हाई नेपाल इज बर्निंग अगेन, इसको हम डिकोड करेंगे, डिटेल में जाएंगे, लेकिन उसके पहले एक जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हमें जानने की जरूरत है। आज भारत के नॉर्थ में आप देखेंगे नेपाल भी जल रहा है, और आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में नीचे की तरफ बांग्लादेश में भी टेंशंस गहराए हुए हैं, और वहां पाकिस्तान एक फोर फ्रंट वॉर लड़ रहा है। तो सिचुएशन ऑन द इंडियन बॉर्डर्स इज ग्रिम। इसी के साथ इंडिया को अपनी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी डिप्लॉय करनी चाहिए और डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद नेपाल, विद बांग्लादेश एंड विद पाकिस्तान एज वेल चैनलाइज करने की जरूरत है। तो नेपाल में यह रैली फिर से क्यों शुरू होती है? जब जेनजी ने पुरानी सरकार जो करप्ट थी उसको हटा दिया, एक नई इंटरिम सरकार का गठन होता है, और उसके बाद फिर से रैली करने के लिए वही कुछ पुराने लीडर्स आ जाते हैं। तो शिमारा एयरपोर्ट के पास एक नई भीड़ उमड़ पड़ती है। वो कहती है कि हमने जो काम कर दिया था, आज हमें वो यूथ को नई अवेयरनेस देने के लिए आ रहे हैं। वो कौन सी अवेयरनेस है जिसके लिए यूथ को अब इनसे सीखना पड़ेगा? तो यूथ कह रहा है एक ओल्ड रेजीम थी, जिस ओल्ड रेजीम में करप्शन एक नॉर्मल वे ऑफ वर्किंग था, उस नॉर्मल वे ऑफ वर्किंग को बदल करके अब उनको चाहिए कि एक नई सरकार नई सोच के साथ आए। इसी की वजह से आपने देखा बहुत तेजी से एक नया क्राउड आता है और फिर से रोड्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं, बहुत सारे जेनजी को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। नेपाल प्रोटेस्ट 2.0, ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट था जो नेपाल 1.0 प्रोटेस्ट था, जेनजी प्रोटेस्ट था, कि आप इतना बड़ा प्रोटेस्ट साउथ ईस्ट एशिया में अरब स्प्रिंग जो हुआ था उस लेवल पर यह प्रोटेस्ट था। तो आपने देखा नेपाल जेनजी प्रोटेस्ट, फ्रेश जेनजी प्रोटेस्ट ब्रेकआउट इन नेपाल, और अथॉरिटीज वहां पे लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज पहुंचती हैं। नॉर्मेल्सी रिटर्न्स इन बारा डिस्ट्रिक्ट आफ्टर ओलीज पार्टी कैडर्स अरेस्टेड। जो केपी ओली की सरकार थी वहां पर उनको भगा दिया गया वहां के यंग जनरेशन द्वारा, और जब वो लोग अरेस्ट हो गए क्योंकि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे आने वाले थे, तो अब ये जाकर के काबू में आता है जेनजी प्रोटेस्ट। हुआ क्या था, जो फ्लैश पॉइंट था जिसकी वजह से जो वहां का यूथ है वो और ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वहां पर नवंबर 21 को लगभग 11 बजे दिन में हंड्रेड्स ऑफ जेनजी प्रोटेस्ट बिगैन गैदरिंग एट शिमारा चौक इन बड़ा डिस्ट्रिक्ट। और वहां पर डिस्ट्रिक्ट के पास क्या था, एक शिमारा एयरपोर्ट भी है। तो उनको खबर यह मिलती है कि आने वाले हैं केपी ओली के पार्टी मेंबर्स, और वो यहां पर एक मूवमेंट चलाने वाले हैं, लोगों को पर्टिकुलरली यूथ को इंडोक्ट्रिनेट करेंगे, the benefits of their own government or the changed government. Arrest the people responsible for attacking our members. Days earlier, 6 Gen Z activists had filed complaints against 6 local cadres of powerful political party. उन्होंने कंप्लेन भी की थी Gen Z ने कि CPN UML, बट पुलिस ने कोई काम नहीं किया, पुलिस ने उनको अरेस्ट भी नहीं किया, नोटिस भी नहीं दिया। तो जेनजी के अंदर एक गुस्सा सिमर रहा था, और वो गुस्सा था कि भाई आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। एंड दैट्स व्हेन फ्रस्ट्रेशन एक्सप्लोडेड इनटू मोबिलाइजेशन, और वहां पर जेनजी मोबिलाइज करता है। प्रोटेस्ट हियर्स व्हाई टेंशंस फ्लेयर्ड। डिपोज्ड पीएम, जिन पीएम को हटा दिया गया था, केपी ओलीज पार्टी हैड प्लान टू होल्ड अ यूथ अवेकनिंग कैंपेन इन शिमारा। तो यूथ अवेकनिंग बेसिकली जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टी थी वो अपनी आइडियोलॉजी को फिर से एक नए रंग में यूथ के सामने रखना चाहती थी कि यूथ इस बात को कैसे समझेगा और हम कहीं ना कहीं अपनी पार्टी से इनको एसोसिएट कर लेंगे ताकि दोबारा सत्ता में आ सके। और जो जेनजी हैं, देखिए जेनजी को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, साझा करूंगा कि जेनजी जस्ट एक यंग किड्स का ग्रुप नहीं है। उनकी आइडियोलॉजी जो नॉर्मल हम आइडियोलॉजी समझते हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी हो, चाहे वो कम्युनिज्म की हो, चाहे वो मार्क्सिज्म की हो, वैसी भी आइडियोलॉजी नहीं है। दे टॉक ऑन फ्रेश एविडेंसेस,
वो एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग है जेनजी की। उस इंडिपेंडेंट थिंकिंग को वो पुरानी आइडियोलॉजी से लिंक नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि हम आज जिस तरीके से सब एक डेमोक्रेटिक इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हैं, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इन सारे ग्रुप्स के थ्रू वो एक नई आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं। तो इसलिए वो चाहते थे कि ये पुरानी सरकार वापस यहाँ पर ना आए। तो यूएमएल लीडर्स इंक्लूडिंग जनरल सेक्रेटरी शंकर पोखरेल वर अराइविंग इन शिमारा एयरपोर्ट, तो वहां पर आने वाले थे और ये पता था उनको, टू होल्ड एंटी गवर्नमेंट रैली। कर्फ्यू इम्पोज्ड in Nepal's Bada district after clash between Gen Z youth and CPN UML cadres। तो इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा क्लैश होने लगता है Gen Z यूथ में और CPN UML कैडर्स में। तो बुद्धा एयर फ्लाइट कैरिंग CPN UML जनरल सेक्रेटरी शंकर पोखरेल एंड पार्टी यूथ लीडर महेश बसंत, उसको वापस भेजा गया क्योंकि जेनजी प्रोटेस्टर्स सॉ दिस अ प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन मतलब उकसाना। उकसाने का मतलब कि अब वो जो है यूथ अवेकनिंग, यूथ को नई नॉलेज देने का जो सबमिट करना चाहते थे वो गड़बड़ था। और 12:30 पौने 1 बजे तक आप देखते हैं सिचुएशन बहुत ज्यादा तेजी से खराब हो जाती है, पुलिस के कंट्रोल के बाहर, और पुलिस वहां पर टीयर गैस के गोले फेंक रही थी, लोगों को अरेस्ट कर रही थी। प्रोटेस्टर्स ब्लॉक द रोड्स, आप देखेंगे किस तरीके का है, यहां पे रोड ब्लॉक कर दी जाती है, क्लैशेस शुरू हो जाते हैं यूथ के बीच में, जेनजी के बीच में और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में। Clashes erupted with UML cadres and curfew was imposed। तो कर्फ्यू आ जाता है वहां पर। तो एक और बड़े इंपॉर्टेंट बात यह है, नॉर्मेल्सी पर किस तरह है नेपाल, एंड नॉर्मेल्सी पर आने के लिए क्या सारी पार्टियों को एक मौका मिलना चाहिए। मैं पूछना चाहूंगा नेपाल के जेनजी यूथ से भी, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचती है तो जो मौका मिलना चाहिए वो सबको मिलना चाहिए। अगर वो नहीं जिताना है तो आप बाय वोटिंग आप डिसाइड कर सकते हैं इसके बारे में कि नहीं जिताना है, बट पॉइंट इज कि क्या ये मौका सबको नहीं मिलना चाहिए। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, डजंट मैटर वो करप्ट थी, बट ये आपका फ्रेश रेजिम है और इस रेजिम के तहत मौका सबको मिलना चाहिए। अगर वो नहीं जीतेंगे तो ऑफ कोर्स वो हार जाएंगे, दे मस्ट लीव इट। पॉइंट इज, व्हाई डोंट यू बिलीव इन द पावर ऑफ वोटिंग। हु आर दीज जेन जी प्रोटेस्टर्स, ये भी समझना जरूरी है। गुस्सा है, एक एंगर है, एक फ्रस्ट्रेशन है जेनजी में। जेनजी की आवाज अभी तक सुनी नहीं गई और वो कहते हैं कि हैशटैग नेपोकिड्स, नेपोटिज्म यानी कि जो वहां के सरकार चलाने वाले लोग हैं वो देश को एक तरफ तो गरीबी में ढकेल देते हैं, वहां पर करप्शन, घूसखोरी चल रही है, और जो सत्ताधारी लोग हैं उनके बच्चे दुबई में, यूके में बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे होते हैं, एक लैविश लाइफस्टाइल वो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे होते हैं। और यूथ आज का बहुत अवेयर है, यूथ को पता है कि हमें माइग्रेट करके दूसरे देशों में मीनियल जॉब्स के लिए भी जाना पड़ रहा है, कम पैसे की नौकरी भी करनी पड़ रही है, और इस समस्या से जूझते हुए यूथ ने अपनी आवाज को बुलंद किया। डेमोग्राफिक वेट अगर आज आप देखेंगे तो 40% ऑफ नेपालीज आर अंडर 25। इंडिया और नेपाल का तो रोटी बेटी का रिश्ता है, हमारे ओपन बॉर्डर्स पॉलिसी है, बहुत सारे भारतीय नागरिक नेपाल में रहते हैं, नेपाल के लोग भारत में आकर के बस जाते हैं। देयर फ्रस्ट्रेशन इज इक्वल टू नेशनल फ्रस्ट्रेशन। तो पावर ऑफ नंबर्स अगर आप देखें तो 40% नेपाल यूथ है, और वो अगर फ्रस्ट्रेटेड है, ऑन द रोड है, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा कि पहला प्रोटेस्ट कहां से शुरू होता है। डिजिटल नेटिविटी, यानी कि दे आर रूटेड, उनका कम्युनिकेशन, उनकी आइडियोलॉजी और उनका ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कैसे एक दूसरे के साथ मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो पुरानी जनरेशन जो है वो आइडियोलॉजी से हिंज हो जाती थी, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लोग एक दूसरे के साथ जुड़ना पसंद करते थे, चाहे वो एक तरीके की किताबें पढ़ेंगे, एक तरीके के लीडर्स को फॉलो करेंगे, चाहे वो सोशलिज्म की तरफ जाएंगे, कम्युनिज्म की तरफ जाएंगे, ओके, चाहे वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की तरफ जाएंगे, चाहे वो गांधीयन आइडियोलॉजी की तरफ जाएंगे। पॉइंट ये है, आज की जो जनरेशन है वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करती है टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, क्रिएटिंग लीडरलेस ऑर्गेनिक मूवमेंट्स, यानी कि वहां पर कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कैरिज्मेटिक फिगर नहीं दी जाती है। वहां पर इस तरीके की मूवमेंट में सबको बार बार अपनी बात कहने का, इवन एनोनिमस तरीके से अपनी बात कहने का अधिकार होता है। तो इनका काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, जहां पर ये डाइवर्ज करते हैं ओल्ड आइडियोलॉजीज से। जेन जी एज नेशन बिल्डर्स, उनकी एक नई वोकैब आ रही है, that is very important to recognize। Nepo kids, Depo baby became viral directly mocking dynastic politics। ये जो वर्ड है dynastic politics, तो हमने ये पिछले
30-40 साल में देखा कि किस तरीके से एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, पर्टिकुलरली दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बंटवारा हो रहा था पॉलिटिकल पावर का। और हमने कई सारे करप्शन के केसेस देखे, गोल्ड स्मगलिंग के केसेस देखे, हाउसिंग के केसेस देखे, जहां पे बहुत ज्यादा वहां पर स्कैम हो रहा था और सरकार के लोग इन्वॉल्व थे उन स्कैम्स में। तो ये जो किड्स थे वहां पर वो वीपीएन यूज कर रहे थे। वीपीएन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर आपको ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि किस लोकेशन से, एग्जैक्ट लोकेशन से सरकार की एजेंसीज की यहां से ये इस्तेमाल किया जा रहा है। 8000% स्पाइक इन वीपीएन साइनअप्स इन नेपाल आफ्टर सोशल मीडिया बैन। तो सोशल मीडिया हो सकता है वो नेपाल में इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन दिखाएगा वो थाईलैंड या कंबोडिया के थ्रू यूज कर रहे हैं। प्रोटेस्ट मॉडल, इवन ड्यूरिंग बैन्स दे यूज्ड वीपीएन्स, campuses, networks and offline meetups to outmaneuver state control। तो आज की डेट में डेटा का यूसेज या नेटवर्क का यूसेज, टेक्नोलॉजी एज अ टूल दिखता है, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को भी लीड कर सकता था? एक बड़ा मेजर आउटकम निकल करके आता है। They have shown that mobilization no longer needs party flags। ठीक है, मीम्स एंड हैशटैग्स कैन टॉपल प्राइम मिनिस्टर्स। ये बहुत बड़ी बात थी। वो किसी बुलेट या ग्रेनेड से नहीं लड़ रहे थे, वो हैशटैग से लड़ रहे थे, वो मीम्स को सर्कुलेट कर रहे थे। और आज के इस डिजिटल एज में, इंफॉर्मेशन एज में, हैशटैग्स और मीम्स द्वारा ऑर्गेनाइज करके प्राइम मिनिस्टर तक को डिपोज कर दिया जाता है। तो बैक टू सितंबर अगर हम चलें, जेन-ज़ी अपराइजिंग दैट शुक नेपाल एट दैट टाइम, वो इमीडिएट स्पार्क क्या था? इमीडिएट स्पार्क ये था, सरकार को ये समझ में आने लग गया था कि ये कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पर और हैशटैग नेपो किड्स जैसे हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। हमारे करप्शन को पहचान लिया है इन्होंने और अब इन्हें नौकरियां चाहिए। नौकरी देने के लिए, जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जरूरत है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है, जो कि सरकार के नियत में नहीं था उस समय, जिसकी वजह से सरकार ने इस मूवमेंट को दबाने की कोशिश की। दबाने का तरीका क्या था? जिस मेथड से ये कम्युनिकेट करते हैं उस मेथड पे बैन लगा दो। तो उन्होंने कहा कि अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स टू बी ब्लॉक्ड, बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स को ब्लॉक कर दिया सरकार ने। और यहां पर गुस्सा फूट जाता है नेपाल के बच्चों का और वो कहते हैं कि इमीडिएट स्पार्क वाज ओनली गवर्नमेंट्स बैन ऑन यूट्यूब एंड अदर प्लेटफॉर्म्स साइटिंग सोशल डिसऑर्डर। उन्होंने कहा कुछ एंटी नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी हैं। फॉर नेपालीज कनेक्टेड यूथ दिस वाज नॉट जस्ट अबाउट एप्स कि आपने ऐप बैन कर दिया, ये था कि आपने हमारी आवाज बंद कर दी। इट गेव अ चिलिंग इफेक्ट ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ नेपाली यूथ की वो जो करप्शन की बातें कह रहे थे, एक दूसरे से साझा कर रहे थे, वो कम्युनिकेशन का चैनल बैन कर दिया गया। बट अ डायरेक्ट असॉल्ट ऑन देयर वॉइस, और इसीलिए वो एक साथ एकजुट में आते हैं और प्रोटेस्ट का स्केल बहुत तेजी से बढ़ जाता है। काठमांडू, पोखरा और भी बहुत सारे बॉर्डर टाउन्स में बढ़ जाता है। 20 से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नंबर में नेपाली यूथ मारे जाते हैं। 100+ वर इंजर्ड। आउटकम 72 आवर्स के अंदर पीएम ओली रिजाइंड एंड एडमिटेड फेलियर। उनको रिजाइन करना ही पड़ता है और इस रेजिग्नेशन का एक सिंबॉलिक मीनिंग अदर गवर्नमेंट्स के लिए भी होता है कि भ्रष्टाचार के अगेंस्ट बात करने के लिए एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एक स्पेशल प्रकार के लिए कुछ वॉल्व होने चाहिए जहां पर लोग प्रोटेस्ट कर सके, अपनी बात को पीसफुली रख सकें। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन इज अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया, और वो एसोसिएशन एक राइट प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को रख सकते हैं और ग्रीवांस को रेड्रेस किया जा सकता है। ये बहुत जरूरी है किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में। अगर उस ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म को या प्रोटेस्ट करने की प्रक्रिया को दबाया जाएगा जबरदस्ती, तो उसके बाद कुछ ऐसी मूवमेंट देखने को मिलती है। नेपाल प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस एज एंटी करप्शन प्रोटेस्ट ओवर नेपो किड्स एस्केलेट। तो बिल्कुल जैसा उस समय हुआ था, तो जेन-ज़ी ऐसा नहीं है कि एक बार का गुस्सा था और शांत हो गया। आज उनको फिर से समझ में आया कि यूएमएल को भी वो देखते हैं एज अ सिंबल ऑफ ओल्ड पॉलिटिकल करप्शन। तो जिस तरीके से यूएमएल के लीडर्स आ रहे थे, उन्होंने कहा कि फिर से आप करप्शन लाना चाहते हैं, यू वांट टू सर्व अस द ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। The party filled with elite networks, structure that favors nepotism। वही जो elite framework था, ये नई सोच नहीं थी, नई आवाज नहीं थी, ये वही elite framework दोबारा दोहराने की एक नया तरीका था। Structure that favors nepotism and system unwilling to listen to youth issues। तो जो youth issues पे काम करना चाहता है, वो उसी को वेलकम करेंगे। तो इसीलिए जैसे ये लीडर्स आने वाले थे, शंकर पोखरियाल एंड महेश बसंत was viewed as provocation of
सिमारा, वहाँ के बच्चे वहाँ गैदर करते हैं और एक प्रोटेस्ट उनके अराइवल के पहले ही शुरू हो जाता है। नाउ करप्शन एंड यूथ एंगर 2020 से 24 तक आप देखेंगे तो बहुत सारे किस्से मिलते हैं जहां पर ये बच्चे डिस्कस करते हैं कि ये क्यों हो रहा है। पैसा जो है टैक्स पेयर से कमाया जा रहा है, हमारी सरकार हमसे टैक्स भी ले रही है, लेकिन ये पैसा जाता कहां है। तो ये बड़े बड़े स्कैम्स जो आप देखेंगे, फेक भूटानीज रेफ्यूजी स्कैम, पॉलिटिशियंस सेलिंग रेफ्यूजी पेपर्स, पकड़ा गया पॉलिटिशियंस, उसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग पकड़े जाते हैं। 30 चार्ज इन यूएस बाउंड रेफ्यूजी स्कैम, एक्स नेपाल मिनिस्टर्स। देन आप देखेंगे गोल्ड स्मगलिंग रैकेट थ्रू त्रिभुवन एयरपोर्ट, गोल्ड की स्मगलिंग का एक रैकेट चल रहा है और वहां पर भी आप देखेंगे मिनिस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट था। तो यूथ ये सोचता है कि देयर आर अदर मीन्स टू अर्न मनी एंड सर्व देयर ओन नीड्स बाय द पॉलिटिकल एलिट्स वाया करप्शन। तो हमें अपनी आवाज आज उठानी पड़ेगी, नहीं तो फ्यूचर क्या होगा। और दिस इज द जनरेशन वेयर वी मस्ट ऑल एक्सेप्ट एंड कॉम्प्रिहेंड दैट द फ्यूचर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द न्यू जनरेशन, जिसके थ्रू हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल की भी बात करते हैं। आज क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग क्लाइमेट चेंज के लिए अपनी आवाज उठाती हैं। उसी तरीके से नेपाल ने एक पॉलिटिकल वॉइस उठाया। माना कि तरीका गलत था, वायलेंट मीन्स गलत होते हैं, लेकिन ये वायलेंट मीन्स कुछ कहना भी चाहते हैं कि द यूथ मस्ट बी गिवन अ फेयर चांस, और उसको सुनना भी बहुत जरूरी है। नाउ नेपाल स्ट्रगल्स विथ राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इसको कौन एड्रेस करेगा? पॉलिटिकल पार्टी अगर इसके बारे में नहीं बात करेगी तो यूथ मस्ट कम आउटसाइड। प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से, नौकरी नहीं मिल पा रही है, यूथ फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट की एक समस्या है, ग्लोबल पॉपुलेशन भी बढ़ चुकी है, उसके अनुपात में जॉब्स तभी बढ़ेंगी जब इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर और इनोवेशन आएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। गवर्नमेंट ने उस समय बैन कर दिया था 26 सोशल मीडिया एप्स। तो पुलिस फायर लाइव बुलेट्स बहुत सारे लोगों की जाने जाती है। यू कैन सी उस समय की पिक्चर्स क्या होती हैं, मीम्स किस तरीके से चलते हैं। दिस इज नॉट जस्ट अ सोशल मीडिया मूवमेंट, इट्स अ क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी फॉर एनी गवर्नमेंट। तो वो जो क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी थी उसकी समस्या है। तो आप सोचोगे कि ठीक है ये नेपाल की समस्या हो सकती है, भारत का इसमें क्या है? भारत के बगल में इंडिया फॉलोज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए गुजराल डॉक्ट्रिन के तहत। और जो इतना सारा जो हमारा बॉर्डर एरिया है वहां पर ट्रेड होता है, पीपल टू पीपल कनेक्ट है, कल्चरल कनेक्ट है नेपाल के साथ। बॉर्डर सिक्योरिटी पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रेड हो रहा है वो रास्ते बंद हो जाएंगे, वो फ्लो बंद हो जाएगा। प्लस जहां पे भी डिस्टेबिलिटी होती है वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड होता है पॉलिटिकल माइलेज के लिए इन जियोपॉलिटिक्स। तो चाइना इसका फायदा जरूर उठाना चाहेगा नेपाल में, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहुंच चुका है हिमालयन रेलवे नेटवर्क के तहत। तो वो चाहता है कि नेपाल की इस सिचुएशन को अपने फेवर में किस तरीके से इस्तेमाल करे। तो चाइना फैक्टर हमेशा रहेगा। यूथ मूवमेंट एज अ रीजनल ट्रेंड, इंडिया में यूथ पॉपुलेशन अगेन बहुत ज्यादा है। तो भारत के लिए आप भी मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि भारत के यूथ कहां तक सेटिस्फाइड है विद द डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड नॉट जस्ट द सेटिस्फैक्शन लेवल। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? आज का यूथ क्या चाहता है अपनी सरकार से? इस वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में भी आप जरूर बताइए, बिकॉज यहां पर हमारे पास जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो मैच्योर हो रहा है, पिछले 75 सालों में भी मैच्योर हुआ है और आगे जाकर के भी वॉइस सुनी जाएगी। तो यू कैन डेफिनेटली टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। Now, Nepal's Gen Z protests are not just about some curfews in Shimara, they represent something bigger. और वो bigger क्या है? ये जो voice है वो क्या है? वो voice ये है a generational demand for dignity, कि हमें बच्चा कह करके छोटा मत समझो, हम एक dignity चाहिए और हमारी भी बात समझनी पड़ेगी ऊपर के elite politicians को। A rejection of corruption and a quest for better governance, उनकी डिमांड तो बहुत legitimate है। A refusal to bow down to political elites, dynastic politics, ये है इनके डिमांड, और डिमांड बिल्कुल सही है। ओके, अ गुड न्यूज फॉर ऑल द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स जो लॉन्ग टर्म प्रीलिम्स टू इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए at 7303212303 इस नंबर पे। 3 भाषाओं में कोर्स है हमारा, इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। प्राइसेस आप देख सकते हैं 20,999। ओके, और कोड यूज करना है आपको ART लाइव, आर्ट लाइव कोर्स, ठीक है। बैच स्टार्ट हो रहा है 26 नवंबर से, जस्ट
सब्सक्राइब इट, सी यू इन द क्लास। बेसिक का मतलब ये होता है एनसीईआरटी लेवल से। एडवांस्ड कोर्स में हम फाउंडेशन में आपको बताते हैं कि कैसे प्रीलिम्स के एमसीक्यू सॉल्व किए जाएंगे, मेंस के आंसर्स लिखे जाएंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में हमारे सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स आपके साथ रहते हैं, वो भी आपको हेल्प करते हैं डेवलप करने में। जो बोर्ड मेंबर्स, यूपीएससी के बोर्ड मेंबर्स, जिन क्वालिटी के बेसिस पे आपको इंटरव्यू में मार्क्स देते हैं। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द क्लास। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।